नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक एनसीएफ 2005 की। और इस एनसीएफ 2005 को हम कई पार्टों में बांटने के बाद उस पर बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है, इसका परिचय हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि ये एनसीएफ किस सिद्धांतों पर कार्य करता है। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, यानी कि एनसीएफ 2005 ऐसा कौन सा प्रतिवेदन है जिससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और चौथे भाग में हम बात करेंगे इससे संबंधित जो मुख्य भाग हैं जिसके अंतर्गत एनसीएफ को बांटा गया है। एनसीएफ को 5 भागों में बांटा गया है, उनकी बात करेंगे। और जो लास्ट में हम बात करेंगे एनसीएफ की विशेषताओं की। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीएफ के दृष्टिकोण क्या हैं। एनसीएफ के दृष्टिकोण से तात्पर्य हम लोगों का है कि इसके दृष्टिकोण शिक्षकों के प्रति क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है एनसीएफ, गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है, विज्ञान शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण है। और लास्ट में हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे एनसीएफ से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न जो हैं, जो टेट और सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीएड में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनसीएफ 2005। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएफ क्या है, व्हाट इज एनसीएफ 2005। तो बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। और उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। अर्थात यदि किसी बच्चे का बचपन आनंदमय व्यतीत होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सृजनात्मक हो। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। अर्थात जो 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें एनसीएफ का अनुवाद किया गया है। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। तो ये रहा हमारा परिचय, यानी कि हम अब पहले जो हमने बात की कि एनसीएफ को हम बहुत से भागों में बांटकर उसको समझेंगे। तो पहला हम लोगों का परिचय अब कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरे भाग में पहुंचते हैं एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पर एनसीएफ कार्य करता है। तो पहला सिद्धांत है उसका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात उनको बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रटने के अलावा उनको जीवन के व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाए। पाठ्यचर्या जो होगी शिक्षा की वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, वो हमारे बाहरी जीवन से भी मेल खाते रहे। और चौथा पॉइंट है इसमें, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसको लचीला बनाया जाए। और पांचवा है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और अब हम देखेंगे कि इस एनसीएफ से संबंधित कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। तो हमारा अब अगला भाग है एनसीएफ के लिए इस एनसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए समझते हैं इनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से। पहला है एनसीएफ में कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। अर्थात जो हमारी जो व्यवहारिक जीवन है और जो हमारा सैद्धांतिक जीवन है, इसके बीच की जो खाई है इसको कम करना है तथा बच्चों को विद्यालय के साथ साथ उनको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य है कि उनको सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहारों की भी शिक्षा दी जाए। अर्थात नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और जो दूसरा तथ्य है इसका एनसीएफ का, वो है कि प्राथमिक एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया था। इस अधिक्रम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। अर्थात इस तथ्य में बताया गया है कि सिर्फ रटना ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं अगर किसी भी बालक का चहुमुखी विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा उसकी अधिगम प्रक्रिया में इस तरह के तत्वों को समावेशित किया जाए जिससे विद्यार्थियों का शैक्षिक के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता रहे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता रहे। और इस एनसीएफ में बात की गई है
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो और ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। आप लोग ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बहुत ही ज़रूरी है और इस समय जो हम लोगों की एजुकेशन वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अर्थात जो शिक्षा है वो हम बच्चों के लिए होती है और ये तभी लाभदायक है जब वो बच्चों के अनुरूप होगी और तभी बच्चे उसको पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण, ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए जो बच्चों के लिए बाल केंद्रित हो और उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सके। और हम देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF का निर्माण NCERT के द्वारा किया गया तथा इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया तथा इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान शब्द से लग रहा होगा कि बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का आंतरिक ज्ञान है। अर्थात जो ज्ञान वो स्वयं के द्वारा, अनुभवों के द्वारा प्राप्त करता है उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल तो होते हैं, साथ में विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। NCF 2005 में लिखा है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा जो बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। आप लोग देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वन लाइनर में कि ये NCF किसके पहल पर, किस मंत्रालय की पहल पर बनाया गया। तो उसका सीधा सा आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर बनाया गया तथा इसके अध्यक्ष तो कौन थे, तो आप लोग देखिए प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, जो लर्निंग विदाउट बर्डन के भी अध्यक्ष थे। और इनका इस समिति को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञान जो बच्चों का ज्ञान है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो उनके जीवन में काम आए और उनका चहुमुखी विकास कर सके। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो रटन प्रणाली से मुक्त हो और सिर्फ शिक्षा पाठ्य पुस्तक आधारित न हो, बल्कि ऐसी शिक्षा हो जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कि इसका परिचय हम लोग समझ गए हैं, क्या परिचय है NCF का, क्या सिद्धांत हैं, इससे संबंधित क्या मुख्य तत्व हैं। अब हम अपने चौथे पार्ट में पहुंचते हैं जिसमें बात करेंगे हम कि NCF को कितने भागों में बांटा गया है और इस भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। और इसको NCF को निम्न 5 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। इसका पहला भाग है परिप्रेक्ष्य, यानी कि NCF क्या है और इसका क्या संबंध है, क्या परिचय है। दूसरा भाग है इसका सीखने का ज्ञान। तीसरा पार्ट है इसका पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के अवस्थाएं एवं आकलन। चौथा पार्ट है इसका विद्यालय व कक्षा का वातावरण। बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए कि विद्यालय का व कक्षा का वातावरण कैसा है। एक अच्छा छात्र तभी शिक्षा ग्रहण कर सकता है जब विद्यालय व कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुसार हो, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित हो। और जो इसका 5वां भाग है या अंग है वो NCF का है व्यवस्थागत सुधार, यानी कि कौन कौन से ऐसे सुधार किया जाए जिससे पाठ्यचर्या बच्चों के अनुरूप हो और रटन प्रणाली से शिक्षा व्यवस्था को मुक्त कराया जा सके। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं जो है NCF की कौन कौन सी प्रमुख सुझाव हैं या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये BLED में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए कि NCF की विशेषताएं बताइए या NCF के प्रमुख सुझाव बताइए। तो ये शॉर्ट में भी बन सकता है। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन कि NCF 2005 क्या है, आप इसे समझाइए कि NCF 2005 की प्रारंभिक शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो हम देखते हैं कि NCF के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता NCF की है कि NCF 2005 के अनुसार बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण होना चाहिए। अब मातृभाषा से शिक्षा देने का तात्पर्य क्या है, यानी कि मातृभाषा में शिक्षा देने का तात्पर्य ये है कि मातृभाषा प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है हमारी, शुरुआत में जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम लोग अपनी मातृभाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और हम लोग अगर मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चों को आसानी से समझने में आसानी होगी तथा हमें उनकी बातों को समझने में भी आसानी होगी। और जो दूसरी विशेषता है NCF की है वो है शिक्षण जो सूत्र होगा वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, आदि का अधिकतम प्रयोग होगा शिक्षण विधि में। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसमें कि हम लोग ऐसी
शिक्षण तकनीकी के इस्तेमाल करें जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे मैथमेटिक्स है वो हमेशा ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर कार्य करता है, विज्ञान हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर कार्य करता है। और तीसरी जो विशेषता है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एक और सिद्धांत है सी की सूचना को कभी ज्ञान ना माना जाए, कि बहुत सी सूचनाओं को सिर्फ मस्तिष्क में ठूस लेना ही ज्ञान नहीं है, ना ही वो शिक्षा है, बल्कि ऐसी शिक्षा हो जो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में लाभदायक हों। और एनसीईआरटी की चौथी विशेषता है कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता प्रतीक हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि किताबें जितनी मोटी होंगी शिक्षा व्यवस्था उतनी ही कठोर होगी या उतनी ही सफल होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और एनसीईआरटी 2005 ने यह बताया कि मोटी किताबें हमारी असफलता का प्रतीक हैं, यानी कि किताबें इतनी हल्की बनाई जाएं कि वो हमको कभी बोझ ना लगे, जिसकी बात यशपाल समिति में 1992 में भी की गई थी। अर्थात इसमें इसकी एक विशेषता है कि एनसीईआरटी ने बताया कि शिक्षा व्यवहारिक भी हो, बल्कि ये शिक्षा सिर्फ मोटी किताबों से ना हो। और चौथी विशेषता है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पांचवी विशेषता है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा न रखें। बहुत से अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा छोटी सी उम्र में ही सब कार्यों में निपुण हो जाए, अर्थात वो परीक्षा में, खेल में और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हैं उनमें वो निपुण हो जाए। ऐसी आकांक्षा रखना अभिभावकों का सरासर गलत है और इसके लिए सख्त संदेश एनसीईआरटी में दिया गया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और जो और विशेषताएं हैं इनकी, वो हैं बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। हम लोग देखते हैं कि बच्चे इतना तनावपूर्ण वातावरण में रहने लगते हैं बचपन से ही कि उनको शिक्षा बहुत ही भारी लगने लगती है और वो आनंदपूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जो अन्य विशेषता है वो है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो कक्ष में सिर्फ शांत बैठकर शिक्षकों की बातें सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया कि अच्छा विद्यार्थी वही है जो तर्कपूर्ण बहस करे, यानी कि उनके उस छात्र के अंदर रीजनल थिंकिंग हो और वो अपने विचार शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करे और उनसे तर्क करे, अर्थात ये वैज्ञानिक शिक्षा की ओर अधिक बल देता है एनसीईआरटी। और इसमें बताया गया कि खेल आनंद सामूहिक भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें, अर्थात हम लोग खेलों को सिर्फ खेल के हिसाब से लें, हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए खेल ना खेलें, बल्कि खेल को शारीरिक शिक्षा के स्थान पर लें। और एनसीईआरटी ने बताया कि पुस्तकालयों में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि पर समय पहुंचाया जाए, यानी कि शिक्षकों को समय समय पर अकादमिक संसाधन व नवाचार पर समय दिया जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शिक्षकों को समय समय पर रिफ्रेशमेंट कोर्सेज दिए जाएं और उनकी टीचर्स ट्रेनिंग चलती रहे समय समय पर। कभी कभी जैसे होता है कि एक ही प्रकार से पढ़ाने पर हम लोग मॉडर्न तरीके से नहीं सीख पाते। बहुत ज़रूरी है कि आईसीटी के द्वारा उनको नई नई टेक्निक सिखाते रहें और वो हमेशा नई नई टेक्निक सीखते रहें। और जो है एनसीईआरटी में बताया गया कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का प्रयोग हो। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए, यानी कि जो सजा देने की प्रवृत्ति है हम लोगों की वो बहुत ही सीमित रखा जाए और पुरस्कार की भावना को भी बहुत ही कंट्रोल में रखा जाए। और बताया गया कि समुदाय को मानवीय संसाधन के प्रयुक्त होने का अवसर न दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। सह शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, यानी कि जो पाठ्यक्रम होगा वो बच्चों के मानसिक एवं उनकी योग्यता के अनुरूप होगा। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं और सभी बच्चों की मानसिक स्थितियां एक समान नहीं होती हैं। अर्थात ज़रूरी है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो वो सभी लोगों के लिए समान नहीं बल्कि उनकी योग्यता व मानसिक स्थिति के अनुसार किया जाए। ये बहुत ही बड़ी विशेषता है। अब तक जितने भी आयोग आए थे उसमें ये बात नहीं बताई गई, अर्थात ये बहुत बड़ी विशेषता है एनसीईआरटी की। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या का निर्माण करना। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण प्रदान करना।
और जो अब हम समझेंगे कि एनसीएफ में एक शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ्यक्रम, अर्थात यह पाठ्यक्रम क्या है और ये क्या बताया गया पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम दो शब्दों पाठ्य और धन क्रम से मिलकर बना है। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पाठ्यक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह व्यवस्था जिसमें हमारे पढ़ने की सामग्री एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। करिकुलम शब्द का लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा मैदान है जिस पे दौड़कर विद्यार्थी अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। फ्रोबेल जो एक महान शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने पाठ्यक्रम को बताया कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ के बारे में अब हम लोग देखेंगे अपने दृष्टिकोणों के बारे में कि एनसीएफ के क्या दृष्टिकोण रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एनसीएफ ने शिक्षकों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है उसको समझेंगे। तो एनसीएफ ने शिक्षकों के लिए बताया है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। अर्थात एनसीएफ ने सिर्फ शिक्षक को एक स्रोत नहीं माना है ज्ञान का, बल्कि उन्होंने बताया है कि वो एक ऐसी युक्ति है जो बच्चों को सूचना प्रदान करने और उसको बोध में बदलने की शक्ति प्रदान करता है, शिक्षक। दूसरा है एनसीएफ का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। अगला है कि एनसीएफ 2005 भाषा के क्या दृष्टिकोण हैं। एनसीएफ 2005 के भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या हैं, देखते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 ने भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाए वो हम लोग देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 ने बताया कि बच्चों में भाषा समझने और समझाने की एक जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात हमको प्राथमिक स्तर पर उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देने की आवश्यकता है। और एनसीएफ 2005 के गणित के प्रति दृष्टिकोण, इसमें बताया कि गणित की मूल संरचना को समझने के लिए अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ अर्थात सामान्य, परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य, इसमें बताया एनसीएफ ने कि गणित की विभिन्न शाखाओं बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणा को समझना और दिखाना, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों को समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें, अर्थात हम ऐसी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करें जो हमको इन सभी गणित की शाखाओं को समझाने के लिए उपयुक्त हों। और उन्होंने समस्या समाधान के नियमों को सही ढंग से चुने और लागू करें। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता कल्पना करना और समस्याओं को हल करना भी बताएं। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग किया जाए। एनसीएफ 2005 में शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य, कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन के लिए पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित सराहना के लिए, पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना, कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण, जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच का विकसित करना। ये थे एनसीएफ के कुछ दृष्टिकोण जो उसने बहुत से विषयों के लिए बताएं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि एनसीएफ से संबंधित वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट और बीएड और बीएलएड के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वन लाइनर आंसर और क्वेश्चंस हम अगर कभी भी लिखते हैं तो हमको ये निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा इनका। तो पहला क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट वन लाइनर की प्रश्न संख्या 1 है इसमें, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है। तो इसमें आंसर है एनसीएफ 2005। अभी जैसे ही एनईपी 2020 लागू हो जाएगी उसके बाद एनईपी 2020 हो जाएगी नवीनतम दस्तावेज। और दूसरा प्रश्न है इसमें कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। जैसे हमने ऊपर ही बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ को तैयार किया गया। इसकी अध्यक्षता एनसीएफ की अध्यक्षता किस विद्वान ने की, अर्थात एनसीएफ की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की।
यशपाल ने लर्निंग विदाउट बर्डन की भी अध्यक्षता की थी, अर्थात उनकी अध्यक्षता में ही एनसीएफ 2005 भी बना। चौथा प्रश्न है इसमें कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, ये देखिए, यानी कि किसके केंद्र के अंतर्गत एनसीएफ बना। तो एनसीएफ बना लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना भार के अधिगम के को केंद्र में रखकर एनसीएफ बनाया गया। यानी कि हम कैसी शिक्षा व्यवस्था, कैसी पाठ्यचर्या का निर्माण करें जो शिक्षा बिना भार के उपलब्ध कराए। और इसका अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से एनसीएफ का प्रारंभ हुआ। तो सभ्यता और प्रकृति नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिससे एनसीएफ 2005 का प्रारंभ हुआ। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया। इसमें एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। एजुकेशन फॉर पीस, ये बहुत ही बल दिया गया एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया। तो एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के बारे में बात की गई। यानी कि हमारा जो फ्यूचर का इंडिया होगा वो कैसा होगा तथा उसको हम कैसे अभी अप्लाई करेंगे कौन से एजुकेशन में, कि हमको जो फ्यूचर का एरिया है जो हमको मिलेगा धरातल पे। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये एक अध्याय है एनसीएफ में, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसमें क्या बताया गया है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अर्थात वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यह एनसीएफ 2005 के विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण अध्याय में बताया गया है। तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, आप लोगों को पता ही होगा, लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में से कुर्रर कहा गया। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में एनसीएफ के द्वारा ही बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो उत्तर होगा 2005। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो इसमें बताया गया कि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई। एनसीईआरटी नई दिल्ली में। और एनसीएफ कब किसके द्वारा बनाया गया। तो एनसीईआरटी ही उसका मूल था। अगला प्रश्न है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। यानी कि एनसीएफ की अध्यक्षता तो यशपाल शर्मा ने की थी, प्रोफेसर यशपाल ने, लेकिन इस समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 38 सदस्य। यानी कि 38 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 39 सदस्य थे जिन्होंने एनसीएफ का निर्माण किया। नहीं, टोटल 38 सदस्य थे। यशपाल शर्मा टोटल सदस्य 37 थे और यशपाल को मिलाकर टोटल 38 सदस्य थे जिन्होंने एनसीएफ का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है जो हम एनसीएफ पर इतना बात कर रहे हैं। तो हमको हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी शिक्षा विषय के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला कौन सा है, अर्थात उसने किस भाषा फार्मूले को अपनाने की बात की। तो उसका आंसर है त्रिभाषा फार्मूला, जो कोठारिया के द्वारा सुझाया गया है। उसकी बात एनसीएफ 2005 में भी की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा क्या है। यानी कि त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो पहली भाषा हो गई पहले एक राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी या राज्य की भाषा हो जाएगी जो हमारी पहली भाषा होगी। दूसरी कोई भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। तीसरी कोई स्थानीय भाषा होगी। जैसे हिंदी जैसे किसी राज्य, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है और राज्य की भी भाषा हो सकती है। दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी का स्थान है। तीसरे स्तर पर स्थानीय भाषाओं का स्थान आता है, जैसे पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल, असमिया, ये सब स्थानीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। यानी कि सूचना क्या है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। हम दिन भर देखते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क को बहुत सी सूचनाएं भेजी जाती हैं, और क्या वो सभी ज्ञान है? नहीं, बहुत सी सूचनाएं ज्ञान नहीं है। हम सभी लोगों के लिए उतना ही सूचनाएं ज्ञान है जो हम लोगों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हों। अगला प्रश्न है इसमें
कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग पर सुझाव दिया गया है। तो इसमें बताया गया है एनसीएफ मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो क्या निहितार्थ है उसका? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, ये मूल है, अर्थात इसको केंद्र में रखकर ही एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, अर्थात क्या गलतियां बच्चों को क्या ऐसी तत्व है जो गलतियां करने में महत्वपूर्ण है। तो यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, अर्थात गलतियां तभी होंगी जब हम उसको समाधान पहचानने में सहायता करेंगी। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अर्थात पाठ्यचर्या क्या होती है, अभी आप लोगों को बताया गया है कि पाठ्यचर्या हमारी शिक्षण व्यवस्था का एक क्रमबद्ध स्वरूप है। अगला प्रश्न है इसमें कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स का विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना, यही मूल है एनसीएफ 2005 का। अगला प्रश्न है इसमें एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो इसमें तात्पर्य है गणित की लंबी आकृति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना और दूसरी संकल्पना बनाना। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार क्या हम लोग सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान एनसीएफ 2005 के द्वारा सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न होगा इसमें वन लाइनर में 2005 एनसीएफ में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। हम लोग देखते हैं कक्षा 10 की परीक्षा बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, अर्थात बच्चों की इच्छा के अनुसार ये परीक्षा हो, अर्थात यदि बच्चे चाहें तो 10वीं की परीक्षा वो कम उम्र में दें या आगे वो जब वो उम्र के अनुसार बड़े हो जाएं तब वो परीक्षा दें। इस पर एनसीएफ में बात की गई। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न संख्या 27। एनसीएफ 2005 बल देती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर। एनसीएफ किस बात पे बल देती है? करके सीखने पर, यानी कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमको वो कार्य करना पड़ेगा, अर्थात एनसीएफ 2005 लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अगला प्रश्न होगा एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला प्रश्न है इसमें एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। तो इसका आंसर होगा कि बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था, यानी कि कब आया शिक्षा बिना बोझ के? तो शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में आया, जो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र भी था। अगला प्रश्न है इसमें कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया था? इसका आंसर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, ये सुझाए गए थे। और इसी के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं तथा इस वीडियो में हमने एनसीएफ को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा और लास्ट में हमने कई वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम पर भी पा सकते हैं, और या आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कंटेंट में कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। नमस्कार, धन्यवाद।